आगे स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी बात करने वाले हैं एयर पोल्यूटेंट। ऐसे पोल्यूटेंट जो एयर को क्या करें, पोल्यूशन में लेके आए, मतलब उसको क्या कर दें, पोल्यूटेट कर दें, है ना। तो उसे पोल्यूटेंट बोला जाता है, पोल्यूटेट कर दे उसको पोल्यूटेंट बोला जाता है। तो वास्तव में एयर पोल्यूटेंट की बात कर रहे हैं अपन। किसकी बात कर रहे हैं? एयर पोल्यूटेंट की। उसमें सबसे पहला पोल्यूटेंट की बात करेंगे अपन, जिसे बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, इसकी कुछ डिटेल तुम अच्छे से जानते हो पहले से, और कुछ डिटेल मैं अभी तुम्हें बता दूंगा। तो बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट होते हैं, अब इनको एक एक से डिटेल से देखें, ठीक है ना। उनका क्या क्या इफेक्ट होने वाला है, ठीक है ना, कैसे वो रिलीज होने वाले हैं, ठीक है। तो अपन पहला एयर पोल्यूटेंट की बात करने वाले हैं, जो है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद में बहुत सारे आएंगे, सीक्वेंस से अपन पढ़ते जाएंगे। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स होता है ना, वो ऑटोमोबाइल्स होते हैं। अगर बात करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज़ होता है, तो जो व्हीकल होते हैं ना, ऑटोमोबाइल्स, उनसे ज़्यादातर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, तो मेन सोर्स माना जाता है इसको, ठीक है। वास्तव में देखा जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये होता है, बनता है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। मैंने बोला था कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो बनता है CO2। सही बात है ना। पर यहाँ पर अगर CO2 की अमाउंट कम होती है, तो अगर CO2 की अमाउंट कम होती है तो यही बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो वास्तव में देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में। कार्बन को अगर अपन कंबन से करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, अगर जलाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, सही बात है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बनेगा। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड जब अपन बनता है तो फिर अपन उसको इनहेल कर लेते हैं, मान के चलो उसको इनहेल कर लिया। जब उसको इनहेल करेंगे तो वो अपनी ब्लड के जो हीमोग्लोबिन होता है ना, कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। जो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब इसके साथ जुड़ेगा तो इसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो बनाएगा कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO। इसे बोला जाता है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्ब ऑक्सी मतलब कार्बन और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर देखना, कार्बन और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड बनाएगा। वास्तव में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना। और इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब ये क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 300 टाइम होती है। किससे? HbO2 से। ये मैंने लिखवाया कहीं ना कहीं, है ना। तो वहाँ से HbO2 से इसकी एफिशिएंसी होती है 300 टाइम। HbO2 क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है ना, तो बनाता है HbO2, है ना। इसी फॉर्म में क्या होता है, आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो वास्तव में देखा जाए ना, तो हीमोग्लोबिन वास्तव में ऑक्सीजन को HbO2 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करती है, बाकी अपनी बॉडी की जो सेल होती है उसकी तरफ। पर बात करें, जब यहाँ पर अगर तुमने कार्बन मोनोऑक्साइड अगर इनहेल कर रखी है, अगर हम बढ़ रखी है, तो यहाँ पर HbCO बन जाएगा, जिसे बोला जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है उसकी एफिशिएंसी 300 टाइम ज़्यादा होती है, किससे? HbO2 से, है ना। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 300 टाइम मोर स्टेबल देन आगे लिखना HbO2, यहाँ पर लिख लेना HbO2, ठीक है, देन HbO2, ठीक है। अब देखते हैं इन ब्लड के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। ये याद रखना, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इंक्रीज 3 से 4% अगर इंक्रीज हो जाएगी, देन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ग्रेटली रिड्यूस हो जाने वाली है। देखो ज़्यादा नहीं, 3 से 4% अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज कर जाएगी ना, तो उसी टाइम भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जानी है, ठीक है। तो ये चीज़, ये पॉइंट डिटो लिख लेना। दूसरी बात, ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अपन ने बात करी थी, मैंने वो कश्मीर वाली कहानी बताई थी। कश्मीर के अंदर तुम जा रहे होते हो, ठीक है ना, और तुमने एक सिंगड़ी जगा रखी है, मतलब क्या होता है, जो कोयले की बना के अपन जलाते हैं ना, ताकि रूम गर्म रहे। कश्मीर में वैसे भी ठंडी पड़ी रहती है, तो वहाँ पर अगर तुमने सिंगड़ी जला रखी है, तो सिंगड़ी से क्या होता है,
जो अगर बंद रूम है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और वहाँ पर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कई बार खबर आती है ना कि भी एक रूम के अंदर 5 जने सिगड़ी जला के सोए, उसके बाद में 500 के 500 निपट लिए। क्यों निपट लेंगे? क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन उनका बॉडी के अंदर होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। वास्तव में ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को कम कर देगा और दम घुटने की वजह से मौत हो जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिंक ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक कौन है। तो सुनना अच्छे से कि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, जो माइक्रोब्स होते हैं किसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स इन प्रेजेंट इन सोइल, वास्तव में वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, CO2 में, है ना। तो यहाँ पर एक सिंक बोला जाएगा किसको, बैक्टीरिया एक्ट एज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो सोइल के अंदर मिलेंगे, जो क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, CO2 में। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 में ज़्यादा हार्मफुल कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैक्टीरिया एक्ट एज ए सिंक फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं ना जो मिट्टी के अंदर मिलते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट करते हैं, वही सिंक की तरह काम करते हैं। अब बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। तो कौन कौन से इफेक्ट, पहले बात कर लिया अपने कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है क्या नहीं, है ना। अब बात करते हैं इसका सोर्स क्या है, वो बातें कर ली, सिंक क्या है वो बातें कर ली। सोर्स और सिंक तो बात करें ना, सोर्स जहाँ से वो पैदा हो, सिंक वहाँ पर जो खत्म हो जाए। सोर्स क्या होता है, जहाँ से वो पैदा हो, सिंक का मतलब क्या होता है, जहाँ पर वो खत्म हो जाए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हो गई ना, किस में कन्वर्ट हो गई, CO2 में, ठीक है। अब देखो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला हार्मफुल इफेक्ट होता है, वास्तव में कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, जहरीली गैस होती है, जहर की तरह काम तो करेगी क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। दूसरा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट रिजल्ट रहने वाला है, कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, HbCO, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वास्तव में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कर देगा, जिसकी वजह से क्या होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, हेडेक होने लगेगी, है ना, नर्वसनेस होने लगेगी, है ना, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कार्डियोवैस्कुलर मतलब, कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, है ना। तो यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कुछ ना कुछ पैदा हो जाने वाली है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है, मान के चलो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो लगातार क्या कर रही है, स्मोक की उसके पास हैबिट है, देखो पी रही है, देख लो जूम करके देख लो, है ना। तो ये पिए जा रही है, तो प्रेग्नेंट लेडी अगर उसको हैबिट है किसकी, स्मोकिंग की, ठीक है ना, तो वास्तव में कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल इंक्रीज इन ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, उस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होगा, ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की अमाउंट बढ़ने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो वहाँ पर प्री मेच्योर बर्थ हो सकता है, मतलब बच्चा 9 महीने से पहले ही क्या हो सकता है, बर्थ करवा सकता है। तो उसे बोला जाता है इमेच्योर बेबी। इमेच्योर बेबी होता है वो ज़्यादा दिनों तक लाइफ में उसको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। अगर वो जिंदा भी रह गया ना, उसको बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी डिजीज से वो हो सकता है पहले से ही हो, वो कॉन्जेनाइटल डिजीज, तो है ना। तो ये प्री मेच्योर बर्थ, ठीक है। दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब हो सकता है कि वो क्या हो जाए, अपने आप एबॉर्शन हो जाए, है ना, ज़्यादा स्मोकिंग से, ठीक है ना। तो एबॉर्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है अगर एबॉर्शन नहीं होगा तो प्री मेच्योर बेबी पैदा हो सकता है ना। तो अगर प्री मेच्योर बेबी होगा तो तुम्हें पता है ना कोई उसमें डिफॉर्म रहेगी, मतलब उसका फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा बेबी का, तो इसमें क्या होगा, डिफॉर्म बेबीज पैदा हो सकती हैं। ये होता है अगर प्रेग्नेंट लेडी की हैबिट है स्मोकिंग की। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जब स्मोक करती है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर अमाउंट बढ़ जाएगा। ये कार्बन मोनोऑक्साइड के रीज़न है। अगर ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पोल्यूटेंट एयर पोल्यूटेंट जिसकी बात करेंगे, जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन हो गया, ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है ना। जैसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन हो गए। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जो किससे जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, है ना। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन तो है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी की तो बातें करते हैं अपन, है ना। और अलग से हाइड्रोकार्बन नाम का चैप्टर भी तो है, ठीक है ना। अगर वास्तव में हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्सिनोजेनिक की तरह काम करते हैं। जो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। कार्सिनोजेनिक क्या होते हैं, कार्सिनो मतलब वर्ड होता है कैंसर से, है ना। तो कार्सिनो वर्ड किसके लिए बोला जाता है, कैंसर के लिए। जेनिक मतलब
तो कार्सिनोनिक, ये कार्सिनोजेनिक कर लेना ना, इसको थोड़ा सोनिक लिख दिए जल्दी जल्दी में ऑटो करेक्शन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक होगा। कार्सिनोजेनिक की वास्तव में बात करें तो कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो कार्सिनो मतलब कैंसर और जेनिक मतलब ऐसे फैक्टर जो कैंसर पैदा करें, वो होता है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वास्तव में कैंसर पैदा करने वाले फैक्टर होते हैं। अगर अपन इनहेल करते हैं हाइड्रोकार्बन को डायरेक्ट ही, तो क्या हो जाता है, वो अपनी सेल को कार्सिनोजेनिक सेल में कन्वर्ट कर देंगे और अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से कैंसर पैदा हो सकती है। कैंसर में कुछ नहीं होता, अनकंट्रोल डिवीजन होता है ना। कैंसर मतलब कोई जैसे कि ट्यूमर बनना मतलब समझ रहे हो, अनकंट्रोल डिवीजन होता है उसमें, ठीक है ना। तो याद रखना कैंसर मतलब कुछ नहीं होता है ना। तो उसमें कैंसर में एक मेन चीज़ होती है, उसका होता है अनकंट्रोल डिवीजन। वास्तव में हाइड्रोकार्बन का ज़्यादा इनहेल कर लेंगे ना अपन, ज़्यादा अपन उसको ले लिया बॉडी के अंदर, तो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अपनी सेल को, अपनी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसको वास्तव में वो कन्वर्ट कर देंगे कार्सिनोजेनिक सेल में। और कार्सिनोजेनिक सेल वास्तव में कैंसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा, गले की कैंसर होगी तो गले का कैंसर हो जाएगा। ब्लड के अंदर WBC बढ़ जाएगी तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाएगा। इस टाइप के कई टाइप के कैंसर रहते हैं, है ना। तो वो सारे होते जाएंगे। तो अब दूसरा करते हैं, ये तो हो गया कैंसरजेनिक होते हैं हाइड्रोजेनिक। अब बात करें अगर पौधे इन हाइड्रोकार्बन को लेते हैं, है ना, जैसे पौधे ने लिया हाइड्रोकार्बन, तो उस पर क्या क्या असर पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो ये एयर पोल्यूटेंट होता है हाइड्रोकार्बन, तो अगर इंसानों ने लिया तो कैंसर पैदा हो सकता है, पौधों ने लिया तो क्या होगा, उसकी एजिंग दिखने लग जाएगी, मतलब उसकी एज दिखने लग जाएगी, मतलब वो क्या हो जाएगा, बूढ़ा जल्दी होने लग जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, टिश्यू ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लांट का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यू का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और क्या हो जाएगा, शेडिंग ऑफ लीव्स एंड फ्लोवर, है ना। तो यहाँ पर जो फ्लोर होंगे और पत्तियाँ होंगी, लीव्स होंगी, वो गिरने स्टार्ट होंगी। अच्छा, पत्तियाँ ही गिरनी स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हें पता है, लीफ गिरना स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हें पता है वो भोजन कैसे बनाएगा, अपना खाना कैसे बनाएगा, अपना फूड कैसे बनाएगा। तो फिर ये कहानी दिक्कतें आएंगी उसके साथ। तो ये क्या क्या चीज़ें आ सकती है, 3 दिक्कतें यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर इंसानों के अंदर कार्सिनोजन कैंसर पैदा हो सकता है हाइड्रोकार्बन से। यही दिक्कत है कि जो ज़्यादातर दिल्ली सिटी होती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि जब व्हीकल चलते हैं तो उसमें हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। उसी हाइड्रोकार्बन के कॉन्टेक्ट में रहते हैं इंसान पूरे दिन। दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो वहाँ पर ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट देखने को तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनमें भी कैंसर होता है ना, क्योंकि उनमें भी हाइड्रोकार्बन की अमाउंट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं आगे की साइड। अब क्या कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन बढ़ रहा है। तो एक तो होता है नेचुरल सोर्स, एक होता है मैन मेड सोर्सेज, जिसकी वजह से क्या होगा, लगातार हाइड्रोकार्बन की अमाउंट बढ़ती जा रही है। तो वास्तव में नेचुरल सोर्स क्या रहेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड को बैक्टीरिया खाएगा और बनाएगा CH4 और CO2, है ना। जो ये CH4 है ना, ये तो हाइड्रोकार्बन है नहीं है। अच्छा, ये किसने बनाया हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन किसने बनाया, इंसानों ने बनाया या फिर नेचर ने बनाया, बैक्टीरिया ने बनाया। इंसानों का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना, नहीं है। तो इंसानों का जब इसमें कोई रोल नहीं है तो ये नेचुरल सोर्स भी होते हैं, कुछ नेचुरल सोर्स भी होते हैं जो क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सोइल, मिट्टी के अंदर मिलने वाले बैक्टीरिया होते हैं, वो फॉर्मेल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देते हैं मीथेन और CO2 में, ठीक है। पहला नेचुरल सोर्स। दूसरा मैन मेड सोर्स, जैसे कि अपन कोई स्टेशनरी फ्यूल होता है, जैसे कि मिट्टी का तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, इनको जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, है ना। तो वास्तव में मैन मेड सोर्सेज जिनको बर्न करते हैं तो इनसे भी हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है। जैसे चिमनी होगी, अभी तो लाइट की व्यवस्था है, पुराने ज़माने में क्या होते हैं, लोग चिमनी से पड़ते थे केरोसिन के तेल से, है ना, मिट्टी के तेल से। उसमें भी क्या होता है, लैंप वैम्प का यूज़ करते थे, है ना। कई दिए होते हैं जिसमें ऑयल डलता है ना, स्टेशनरी फ्यूल, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सारे जब जलते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्या निकलता है, हाइड्रोकार्बन निकलते हैं। और हाइड्रोकार्बन वास्तव में क्या होते हैं, कैंसरजेनिक होते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा देखेंगे, इवेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोलवेंट। कुछ ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं जो क्या होते हैं, हवा में उड़ते हैं। जैसे संतरा का जो अगर सिट्रिक एसिड होता है ना, वो थोड़ा हवा में आता है ना, वेपर फॉर्म में आ जाता है जल्दी सिट्रिक एसिड। तो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं ऐसे, जैसे वेपर में आ जाता है ना, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में आ जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। तो वो इवेपोरेट फॉर्म होती है, वो इंसानों द्वारा कहीं से कहीं कोई सोर्स को खोल के छोड़ देंगे, तब वो क्या होगा, वो जल्दी से कॉन्टेक्ट में आना स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, और वो भी कैंसर पैदा कर सकता है।
तो ये तो याद रखने वाले पॉइंट नहीं है ज़्यादा, इन पर ध्यान मत दो, बस चार चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये चीज़ याद रखो और ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन कैंसरोजेनिक होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हो गया। तीसरा देखते हैं सल्फर कंपाउंड। अब बात करने वाले हैं किसकी, सल्फर के कंपाउंड की। अच्छा, सल्फर के कंपाउंड कैसे, देखो जब फॉसिल फ्यूल जलता है जैसे पेट्रोल, जब पेट्रोल जलेगा, बर्न करोगे गाड़ी में लगा के, तुमने बर्न किया तो वहाँ पर बनने वाले हैं सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड, ठीक है ना। और उसमें से सबसे मोस्ट कॉमन होता है SO2 गैस। तो जब भी फ्यूल जलता है तो उसमें मोस्ट कॉमन सल्फर कंपाउंड कौन सा रहेगा, ये नीट के अंदर पूछा जाता है या जेईई के अंदर भी पूछ सकता है कि वास्तव में मोस्ट कॉमन सल्फर कंपाउंड आफ्टर बर्निंग द फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, सल्फर कंपाउंड की बात करेंगे तो SO2, है ना, ठीक है। ये पॉइजनस होता है एनिमल के लिए भी और प्लांट के लिए भी, दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो ये इंसानों के लिए भी और पौधों के लिए, दोनों के लिए सही नहीं है ना, ना तो ये एनिमल के लिए सही है, नहीं ये अपना पौधों के लिए सही है। तो सल्फर का पहला सोर्स पता चला, कौन सी सोर्स से निकलेंगे, जब फॉसिल फ्यूल जलेगा तो उसमें SO2 गैस मोस्ट कॉमन सल्फर कंपाउंड मिलने वाला है। अब बात करते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट की। तो यहाँ पर देखो हार्मफुल इफेक्ट, पहला स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2, स्मॉल अमाउंट ऑफ SO2 कोजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। अगर तुमने थोड़ी सी अमाउंट ली है SO2 की तो वास्तव में बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज होने के चांसेस हैं, क्योंकि SO2 क्या होती है, पॉइजनस होती है। तो पॉइजनस होगी, तुमने रेस्पिरेशन में लिया इसको तो बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्स कर देगी, और हो सकता है एस्थमा बोलें या फिर एजमा बोलें, ज़्यादा क्लिनिकल टर्मल बोलते हैं ना, एजमा बोला जाता है ना। तो डॉक्टर से बात करोगे तो वो एजमा बोलेगा, अगर अपन बात करते हैं नॉर्मली अस्थमा चलता है। दूसरा ब्रोंकाइटिस, ये जानते हैं भाई वाले, अस्थमा में क्या होता है, जो ट्रेकिया होता है वो सिकुड़ जाता है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंक्यूल्स होते हैं नीचे की तरफ, ट्रेकिया के नीचे, वो हो जाएगी। और एम्फाइसेमा तो तुम्हें पता ही है, ज़्यादा लंबे टाइम लॉन्ग डिजीज़ होती है एम्फाइसेमा, ये सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ठीक है, स्मॉल कॉजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। दूसरा हो सकता है इसका हार्मफुल इफेक्ट ऑन आई, इरिटेशन हो जाएगा आंखों का, तो इरिटेशन ऑफ आईज, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आना, टीयर्स आना और रेडनेस होना, ये सिंपल सी बात होगी, ठीक है। दूसरा, अगर देखो पहला इफेक्ट तो होगा कि इसमें रेस्पिरेटरी डिजीज में, दूसरा होगा आंखों की इरिटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी आगे की बात। अगर इसकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड लीड टू, देखो अगर इसकी लो कंसंट्रेशन है तब तो रेस्पिरेटरी डिजीज होने वाली है, ठीक है, इंसानों में, है ना, आंखों की डिजीज हो सकती है। पर अगर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो वो पौधों के अंदर क्या करेगा, स्टिफनेस ऑफ फ्लोवर बर्ड एंड विच इवेंचुअली फ्यूल फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट। एक मिनट, ठीक है। अब सुनो, देखो स्टिफनेस मतलब हार्डनेस हो जाएगा, फ्लोर होता है ना, जो पौधों के अंदर जो फ्लोर लगता है ना, जो फ्लोर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हार्ड हो जाएगा, तो हार्ड चीज़ को टूटना मुश्किल, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि सॉफ्ट चीज़ होती है, एक हार्ड चीज़ होती है वो आसानी से टूट सकती है ना, एक सॉफ्ट चीज़ होती है तो उसको हवा की वजह से, देखो हवा चलेगी, जोर से हवा चलेगी तो ये हार्ड हो गया, अभी हार्ड हो गया, स्टिफनेस आ गई इसमें, है ना। जो ये मान के चलो पौधा है, ये मान के चलो पौधा है, पौधे पे ये फ्लोर लगा पड़ा है और यहाँ पर इसमें आ गई स्टिफनेस, जब हवा चलेगी तो यहाँ पर टूटने के चांस ज़्यादा होंगे, है ना। अगर यही मुलायम होती तो हवा चलती तो ये मुड़ जाता पर टूटता नहीं सॉफ्टनेस की वजह से। पर यहाँ पर अभी स्टिफनेस आ गई, स्टिफनेस की वजह से ये फ्लोर होगा वो आसानी से टूट सकता है, ठीक है ना, नीचे पड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, फॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट से नीचे गिर जाने वाला है, ठीक है। ये सल्फर कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। अब सल्फर कंपाउंड की एक दो बातें और देख लेते हैं। जैसे ही इन्वायरमेंट में बताओ, अपन जब गाड़ी चलाएंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा सल्फर का ऑक्साइड रिलीज होगा, SO2 गैस के फॉर्म में। SO2 इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन्वायरमेंट में जब रिलीज होगा तो ऑक्सीजन इसको देखने को नहीं मिलेगी, हाँ देखने को मिलेगी, पर ऑक्सीजन SO2 के साथ रिएक्शन करती है तो बनाती है SO3, और ये रिएक्शन वास्तव में स्लो प्रोसेस होती है। और ये अपन ने कहाँ पढ़ा था तुम्हें पता है, ये अपन ने पढ़ा था जब अपन ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा रहा था, तुम्हें मैंने बोला था इसमें एक कैटलिस्ट डालना पड़ता है NO, अगर ये NO नहीं होगा तो ये स्लो प्रोसेस रहने वाली है। तो ये मैं बोला हूँ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है, और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन वास्तव में स्लो प्रोसेस रहने वाली है, नहीं रहने वाली, स्लो रहने वाली है।
पर अगर यही बात करूं कि मैं SO2 तो ठीक है, ये रहा SO2, पर अगर SO2 चला गया स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर में तो तुम्हें पता है किसके साथ मुलाकात होगी, स्ट्रेटोस्फीयर में तो ओजोन के साथ मुलाकात होती है। जब इसकी ओजोन के साथ मुलाकात होगी तो तुम्हें पता है ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ओजोन स्टेबल नहीं होता है, ओजोन तुरंत टूट जाता है, O3 तुरंत टूट जाता है O2 और ऑक्सीजन में, यही ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा SO3 में। तो वास्तव में बात करें ना तो ये O3 होते हैं ना स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, इस SO2 को आसानी से कन्वर्ट कर देती है किसमें, SO3 में, और आप खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी, O2 में, है ना, समझे बात। ऐसे क्या होता है जब अपन SO2 की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंस में कराते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराते हैं, तो ये आसानी से SO3 में कन्वर्ट हो जाता है। H2O2 तुम्हें पता है, H2O2 जब मैंने पढ़ा रहा था हाइड्रोजन के अंदर, है ना, अब मैं पढ़ा रहा हूँ हाइड्रोजन के अंदर जब मैंने H2O2 पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि SO2 उसके अंदर H2O2 के साथ डालेंगे तो यहाँ पर बनता है H2SO4, बताओ +4 के अंदर है, और ये किस में आ गया, +6 के अंदर। क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, दिए इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, इसको मतलब यहाँ से यहाँ पर इसका सल्फर का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, ठीक है।